आप सभी का सहयोग समाचार के कॉर्नर में स्वागत करता हूँ। आज एक हम नए सेटअप के साथ एक नए तरीके से नई ऊर्जा के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, जिसमें हम आपस में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत की अलग अलग न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे लिए आपके लिए रिलेवेंट है। एक ऐसे बातचीत के माध्यम से कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है सर, वो न्यूज़ नहीं करके एक पर्व है, मकर संक्रांति, जिसका रिगार्डिंग कहा जाए सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल तीनों तरफ से बहुत वैल्यू रखती है हमारे देश के लिए। क्योंकि आज के दिन जो हमारे इंडियन मार्केट्स हैं, स्वीट मार्केट हो या टॉयज़ मार्केट हो, वो बहुत ऊपर चला जाता है और काफ़ी अच्छी हमारे देश की मार्केट में अभी हमारे जो शॉपकीपर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको वैल्यूबल एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक स्रोत मिलता है। तो जो इकोनॉमी रुकी हुई होती है वो पूरा रेगुलेट हो जाती है, क्योंकि आज के दिन लोग कुछ ना कुछ परचेज करने जाते हैं, इसलिए कि कहते हैं कि आज 15 तारीख है, आज हमारा ये पर्व है, आज इतनी तारीख है, आज हमारा ये पर्व है। तो लोग उस रिगार्डिंग जब परचेजिंग करने जाते हैं तो होता क्या है कि जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं या फिर जो लोग कुछ भी बेच रहे हैं उनका प्रॉफिट होता है, तो उनके लिए भी आज खुशी का दिन होता है। ये पर्व उनके लिए भी खुशियों का त्यौहार ही होता है एक तरीके से। मकर संक्रांति ऐसे भी हम अभी प्रयागराज की धरती पे हैं और हम ऐसा मैं मानता हूँ कि हमसे बेहतर अभी कोई ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहा होगा कि मकर संक्रांति एक हमारे कल्चर के लिए, हमारे भारतीय धरा के लिए कितनी खास पर्व है। क्योंकि इस समय में एक बहुत मान्यता है हमारे में कि सूर्य अपने एक ऐसे पोजीशन पे आता है जो कि उसकी रेज़ जब धरती पे पड़ती है तो एक बहुत ख़ास तरह की एनर्जी हमें मिलती है। और उस टाइम पे जब हमारे आसपास जितने भी होली रिवर्स हैं, गंगा, यमुना या अलग अलग हमारे भारत के कोनों में जो बहुत सेक्रेड रिवर्स हैं, उसमें हम जब एक होली डिप लगाते हैं, जब डुबकी लेते हैं, तो वो एनर्जी अलग तरीके की होती है, जिससे हम पिछले साल महाकुंभ में देख पाए थे। तो सेम चीज़ें हम एक साइंटिफिक वे से यहीं आपको बताना चाहेंगे कि शायद आपको पता होगा सर कि आज के दिन कहा जाता है कि जो विंटर सोलेस्टिस है वो ख़त्म होता है और एक नया मौसम, जिसको हम समर कहते हैं या पतझड़ का समय, वो आने वाला होता है और फसलों में भी बहुत बदलाव आता है। इसलिए जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर से भी मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। और कई कविताएं भी लिखी गई हैं, क्योंकि इसी मौसम में क्या होता है, अब गेहूं की बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए ये बहुत खास हो जाता है। और ये ट्रांजिशन का फेज भी होता है, इसी के बाद शायद ग्रीष्म ऋतु लगती है जब हम, और इसी समय से बाद से हम देखते हैं कि ऐसा समय आता है कि आम के पेड़ों में बौर लगती है, बौर लगने लगती है, जो फूल होते हैं उन्हें बौर कहा जाता है। तो मतलब आ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमारे जो भारत के जितने भी पर्व थे ये आपको ये बताते हैं कि जो चेंजमेंट होता है, जैसे ही चेंजमेंट का एक ट्रांजिशन शुरू होता है, उसी से रिगार्डिंग हमारे यहाँ एक त्यौहार आ जाता है। और जैसे कि ये मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे कि ये अभी प्रयागराज में या फिर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है खिचड़ी के तौर पे, मध्य प्रदेश में जिसमें चावल, दाल और अलग अलग तरह की सब्जियों को मिला के एक बहुत अच्छा कुजीन बनाया जाता है, जो कि हम पहले भगवान को भेंट लगा के और अपने अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करके फिर हम खाते हैं। और भी भारत के अलग अलग कोनों में, हम साउथ में चले जाएंगे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वहाँ पोंगल, ओणम, वहाँ और भी अलग जो वहाँ के लोकल डिटीज़ हैं उनको पूजा किया जाता है और फसलों को, मतलब एग्रीकल्चर को एज अ गॉड और फसल जो एक भगवान का भेंट है हमारे लिए, उस तरीके से मान के हम मंगाते हैं। फिर हम नॉर्थ ईस्ट, अगर आप इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, नॉर्थ में जहाँ हम 7 सिस्टर कहते हैं, तो वहाँ भी ये बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन वहाँ का जो होता है थोड़ा सा अलग है, वहाँ टोटली नेचर को डेडिकेट करके वो लोग मनाते हैं। और रेसिपीज तो पूछिए, जैसे हम बिहू हमारे भारत में ऐसे भी कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की बात करूं तो हर चीज़ें बदलती है, बोली, कुजीन, कल्चर और फेस्टिवल मनाने के तरीके भी। लेकिन ओवरऑल एक हमारा जो समाज है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। हिंदी में कहावत भी है, घाट घाट पे पानी बदले, हर 4 घाट पे बाणी। तो और एक और बात कि हमारे देश के फार्मर के लिए बहुत अच्छा ये पर्व है और हमारे लिए भी, क्योंकि हम इस फेज में हैं। इस समय डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी हम अपने पर्व को भूले नहीं हैं। और हम अपनी बात भी करें तो हम भी फार्मर बैकग्राउंड से ही आते हैं। आप भी, आशा करता हूँ सर कि आप भी फार्मर बैकग्राउंड से ही आते होंगे। तो फार्मर बैकग्राउंड से होने के बाद आज के दिन हमारे लिए एक और खुशी होती है, क्योंकि हमारे फसल कटने लगते हैं। तो एक अलग सी होती है कि जो इतने परिश्रम हमने किए थे पिछले कुछ 6 महीनों में, उसका फल मिलता है। तो ये पर्व अपने आप में बाकी सारे अलग अलग पर्वों से किसान के लिए, खासकर हमारे देश के किसानों के लिए, और जो किसान नहीं भी है, जो अनाज खरीदते हैं, जो अनाज उगाते नहीं हैं, उनके लिए भी एक बहुत सुंदर पर्व होता है। तो हम इससे आगे बढ़ते हुए हम दूसरा न्यूज़ डिस्कस करेंगे, वो है हमारे भारत देश के और विश्व के अलग अलग पासवर्ड के
के रिगार्डिंग हेनली पासवर्ड रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम बात करते हैं, बेसिक में हम बात करें कि जब हम किसी और देश में जाना होता है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पहली पासवर्ड, दूसरा वीज़ा। और जिस देश का पासवर्ड सबसे ज़्यादा मजबूत, इस आधार पे पता चलता है कि उस देश को कितने वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में जाने का अलाउ है। एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि वीज़ा ओपन होता है, आप किसी कंट्री में जाइए, जैसे कि इंडिया का हो गया या फिर किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर वहाँ से आप निकल के कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वहाँ पहुँचने के बाद फ्री वीज़ा है, तो वीज़ा नहीं लगेगा तो तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे कि आप किसी देश में एंटर किए तो उसके बाद काफ़ी सारे अलग अलग सिक्योरिटी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाना पड़ता है, तो उसमें एक बहुत ईजी वे में आप उस कंट्री से इंटर कर सकते हैं। तो भारत की मैं बात करूं तो करीब भारत का पासवर्ड लेके आप विश्व के 55 कंट्री जैसी हैं जहां पे आप विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के, या फिर वहां वीज़ा आपको मिलने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से आप परेशान नहीं होंगे। तो ये एक अपने आप में हमें बताता है कि पिछले साल से जो हमारी रैंक है ओवरऑल हेनरी रिपोर्ट में वो अच्छी हुई है, लेकिन जो संख्या है अलग अलग देशों में हमारे पासवर्ड को लेके जाने की, या फ्री वीज़ा पासवर्ड या ट्रांजिट वीज़ा कहूँ, उसके रिगार्डिंग हमारे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ घट गए हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन एक चिंताजनक ये बात है कि अभी आने वाले समय में जब हम बात करते हैं कि भारत अलग अलग देशों से संबंध अच्छा हो रहा है, लेकिन जब भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और जो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि उनका ऐसा देखा गया है कि जब भी उनका अपना डेवलपमेंट खत्म होता है और कंट्रीज डेवलपिंग फेज में होती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो भारत भी उसका सामना कर रहा है, जैसा कि देख सकते हैं कभी पिछले दिनों टैरिफ का पूरा उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन का। और तो इस टाइम पे हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि हमारे पासवर्ड की स्ट्रांगनेस बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, और हमारे देश के सिटीजन्स अलग अलग देश में अपने अलग अलग कार्य से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे वो आप टूरिज़्म हो, वो जा पाएंगे और देख पाएंगे पूरी दुनिया देश को। और इसका एक बेसिक रीज़न ये भी होता है कि आपका पासवर्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितनी आपकी कंट्री स्ट्रांग होगी, चाहे वो मैन्युफैक्चर के तौर पे हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर के तौर पे हो। क्योंकि अगर अदर कंट्रीज को आपकी कंट्री से अगर एसेट दिखने लगेंगे तभी वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पिछले दिनों जर्मनी में कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ उन्होंने स्किल्ड लेबर्स की मांग की है, जैसे इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। जैसे सर मैं आपके बात में ही ऐड करना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे आपने कहा कि एक देश कितनी डेवलप है उसी आधार पर उसके पासवर्ड भी डेवलप रहेंगे या स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सिंगापुर का, जो रैंक 1 है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर एक बहुत छोटी देश है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से जब हम बात करते हैं इंपोर्ट पे चलती है ना, वहाँ फसल उगा सकते हैं वो, उनकी जो क्लाइमेट उस तरीके की नहीं, उसके बावजूद वो एक फुल्ली डेवलप कंट्री है। वहाँ काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग जो विश्व के देश हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी मीटिंग करवाते हैं, हेडक्वार्टर्स वहाँ है। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंट्री है जो ना वॉर में होती इंडल्ज, और एक बहुत पीसफुल और एक बिजनेस माइंडेड। इसीलिए कहा जाता है ना कि जितने बड़े बड़े हमारे जो है सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो उसी कंट्री में होते हैं, जो बहुत शांति का प्रतिनिधित्व करती हो, शांति का नेतृत्व करती हो। क्योंकि अगर वहाँ ऐसी स्टेबिलिटी रहेगी तो उन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सेफ जोन में रहेंगे। तो तुरंत तत्काल कोई बैठक अगर करनी हो तो उसके रिगार्डिंग सिंगापुर के सिटीजन्स के पास ऐसा पावर आ जाता है सर कि वो 194 कंट्रीज़ में अपने पासवर्ड के लेके जा सकते हैं वीज़ा फ्री। तो मतलब हमारे यूएन के हिसाब से 197 के आसपास कंट्रीज़ हैं जो अभी यूएन चार्टर में रजिस्टर्ड हैं। मतलब उसके से करीब 4-5 कंट्रीज़ को हम हटा दिया जाए तो लगभग देशों में पूरे विश्व के वहाँ के लोग जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी उनकी बताती है कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या वहाँ की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हर एक देश से वो एक अपना संबंध अच्छा रख पा रहे हैं। जो हमारी तीसरी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है वो है एक कैग की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, वो बहुत चौंका देने वाला है। उसमें ये बताया गया सर कि हमने नाम सुना होगा बहुत साल पहले, करीब आज से 10 साल पहले के आसपास, PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे पैसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 12,000 से ज़्यादा 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो रिलीज किए गए थे, केवल इसलिए कि वो पैसा जो है गाँव में जाए और वहाँ पे जो युवा रह रहे हैं उनको स्किल्ड एम्पावर करे, उनकी स्किल को एम्पावर करे, ताकि हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं इंडिया में काम करते हैं वो स्किल ओरिएंटेड काम करें। जैसे हमारे यहाँ आपको देखना होगा कोई भी व्यक्ति से कोई भी काम कहिए तो कहता है मैं सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन अगर स्किल वाइज देखा जाए कि किसमें उसकी बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी है तो वो किसी में नहीं आ पाती। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का,
तो उससे क्या होता है कि उस पैसे से उन लोगों को स्किल सीखने में मदद मिलती है। उसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट बेहद ही चौंका देने वाली है, और सर आपको बताएंगे। रिपोर्ट चौंका देने वाली ये है सर कि जितने भी अलग अलग धारक हैं, जिनको लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं पाई। किस आधार पे? क्योंकि जब हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट जो सरकार के द्वारा पैसे भेजे जा रहे थे उन तक पहुंच ही नहीं पाए, और पहुंच भी ऐसे अकाउंट में पहुंचा है जिस अकाउंट का कोई आइडेंटिफिकेशन सही से नहीं है। तरीके से फ्रॉड अकाउंट हैं, एक ही पर्सन के मल्टीपल अकाउंट्स हैं। और मैं आपको नाम बता दूं, नाम इतने चौंकाने वाले हैं कि जो अकाउंट के नेम हैं अकाउंट होल्डर के, वो 11 है, 111222 एंड ऐसे ऐसे अजीब आप ये कह रहे हैं कि नेम उनके नंबरिंग में है? हाँ, नेम उनके नंबरिंग में। मतलब जिस आधार पे राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, और उन्होंने कहा था कि अलग अलग वोट धारक हैं, उनके नाम में एड्रेस जीरो है, उनके फोटो लगी है या किसी देश के ऐसे कहते हैं हीरोइन या हीरो की फोटो आ गई है, हाँ, और एड्रेस भी है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो एकदम डॉट डॉट है वहाँ पे। तो यही सेम रिपोर्ट में ही कह के पाई गई है कि करीब 12,000 करोड़, जो कि अलग अलग देशों की इकोनॉमी है, छोटी छोटी कैरेबियन आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो देश हैं उनकी इतनी इकोनॉमी नहीं है जितनी जो है हमारे यहाँ क्या है कि 12 इतने, मतलब घोटाला अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन इन सारे पैसों का सही से प्रूफ नहीं है कि ये पैसे गए कहाँ, यूज़ हुए भी नहीं हुए, या वाकई में वहाँ तक पहुँचे या नहीं। मतलब आपने जैसा कि एक कहावत काफ़ी समय पहले कह रहे था कि राजीव गांधी एक बात कहते हैं कि हमारे देश में जब 1 रुपया सेंटर से निकलता है जो ज़रूरतमंद है उन तक, तो कितना पैसा पहुंचता है सर? सर वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो 1 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। उसका 99 पार्ट यानी 99% जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडीज जो होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वो सारा पैसा अपने अंदर खपा जाती हैं। सरकारी बाबू जो कहा जाता है हमारे यहाँ की एक रेड टेपिज्म बहुत समय पहले से कहावत चली आ रही थी कि लाल शाही की, मतलब जो लाल फीता शाही कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके पास ये एक ऐसा लूप होल क्रिएट हो जाता है कि